न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ एरोमेटिक हैलाइड। ओके, तो ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ एरोमेटिक हैलाइड ये थी कि ये है क्लोरोबेंजीन। इस क्लोरोबेंजीन का Cl हटाना था और इस Cl की जगह कोई दूसरा ग्रुप लाना था, दैट्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो इसमें हमने बेसिकली डॉज प्रोसेस पढ़ा, विद मैकेनिज्म पढ़ा, और उसकी एनसीईआरटी में जो 4 कंडीशन पढ़ी, यू हैव टू रिमेंबर दैट। पहला पॉइंट, अगर आप डायरेक्ट Cl हटाना चाहते हो तो लगभग 623 केल्विन का टेम्परेचर और 300 एटमॉस्फेयर का प्रेशर लेंगे, तब कहीं जाके NaOH से ये रिएक्ट करेगा और ये ONA बनाएगा, और इसके बाद एसिडिफिकेशन के बाद आप फिनॉल बना लेंगे। दूसरी, यही रिएक्शन जब आप करते हो बेटा एट नियरली 443 केल्विन पे, ठीक है, नियरली ऐसे कुछ टेम्परेचर था, बट तब आप ऑब्वियसली मैं यहां तो नहीं लिख सकता था ये, सॉरी, 443 वाली रिएक्शन के लिए हमें क्या लिखना चाहिए था बेटा, ये तो इसके लिए हो गया। 443 केल्विन वाली रिएक्शन के लिए हमें बच्चों यहाँ ऑर्थो पे NO2 लगाना था, तब ये रिएक्शन हो जाएगी, यानी कम टेम्परेचर पे, तो NO2 ऑर्थो पे था। ऐसे ही अगर आपका NO2 पैरा पे भी है तो टेम्परेचर और कम कर लेंगे, और अगर NO2 फिर एक और ऑर्थो पे आ जाए, यानी ट्राई नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, तो ट्राई नाइट्रोक्लोरोबेंजीन में हमें सिर्फ वार्म करना पड़ता है, ठीक है, वी हैव टू जस्ट वार्म, वार्मिंग कंडीशन पे है, हीटिंग कंडीशन भी नहीं है, सिर्फ वार्म करना पड़ता है विद NaOH, और प्रोडक्ट ट्राई नाइट्रोफिनॉल ये बन जाता है। अब की NaOH से वार्म करने पर ट्राई नाइट्रोफिनॉल बन जाता है। ऑब्वियसली कहने का मतलब वही है कि पहले सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा और अगले स्टेप में हाइड्रोलिसिस से फिनॉल बनेगा। तो ये लास्ट रिएक्शन में आपको जो इंपॉर्टेंट था, दैट इज NO2 के लगे होने से क्या होता है। तो बच्चों आपको एक एग्जाम के लिए ये लिखना है, NO2 increases या NO2 has -M effect. This -M effect increases positive charge on carbon. इस कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को बढ़ाता है, सिंपल लैंग्वेज ये है। या आप ये कह सकते हैं कि NO2 ग्रुप स्टेबलाइजेस द इंटरमीडिएट कार्ब एनाइन, तो वो जो इंटरमीडिएट कार्ब एनाइन बना है वो स्टेबलाइज हो रहा है। दोनों बातें बिल्कुल ठीक हैं, दोनों में पूरे नंबर आपको मिलेंगे। फिर एक पॉइंट ये है कि मेटा पे NO2 लगे तो क्या ये दैट मींस इतना इंपैक्ट नहीं डालता, या रेट ऑफ रिएक्शन में इतना अंतर नहीं है, क्यों? द आंसर इज सिंपल, मेसोमेरिक इफेक्ट ऑपरेट्स ओनली एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, इसलिए अगर NO2 मेटा पे लगा है इट हैज ऑलमोस्ट नो इम्पैक्ट। तो थोड़ा सा इम्पैक्ट है, नो इम्पैक्ट तो नहीं कह सकते क्योंकि -I भी है, तो थोड़ा सा इम्पैक्ट है, बट मेसोमेरिक वाला इम्पैक्ट नहीं है। तो ये कल का पॉइंट था। हाँ बेटा पूछो, अगर किसी को इसमें से कुछ पूछना है जल्दी से। सर इसी क्वेश्चन से स्टार्ट करिए अपनी क्लास। हाँ बेटा सर यही कराया है बस अभी? हाँ अभी पढ़ाना शुरू नहीं किया, कल का हम रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। आज की क्लास अभी 2 मिनट पहले यहीं से शुरू हुई। नेक्स्ट आज की क्लास अब हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ रिंग। फिर से एक बार देखते हैं हम पढ़ क्या रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएरीन या क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन की 3 केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। पहली केमिकल प्रॉपर्टीज होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जो रेयर है, ये ध्यान रखिए, और रेयर से ज्यादा ध्यान रखेंगे आप कि एक ही रिएक्शन यहाँ मेन पढ़ते हैं, डॉल्स प्रोसेस वाली, NaOH वाली, और उसमें जो ध्यान रखने वाला पॉइंट था कि NO2 जब आएगा ऑर्थो और पैरा पे और तो क्या होगा। दूसरी रिएक्शन आप कह सकते हैं रिएक्शन विद मेटल पढ़ लें, रिएक्शन विद मेटल, ठीक है, ये हम सारी पढ़ चुके हैं इसलिए नहीं लिख रहे हैं। दैट इज फिटिक रिएक्शन है। फिटिक रिएक्शन यानी दोनों एरोमेटिक आ जाएं तो डाइफिनाइल बन जाता है फिटिक, सोडियम से रिएक्शन डेफिनेटली। एक वुड्स फिटिक है, वो भी पढ़ चुके हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाने वाली है मैग्नीशियम एंड ईथर से, वो भी पढ़ चुके हैं। तो इसीलिए हम उसको अभी नहीं लिख रहे क्योंकि वो सारी पढ़ी हुई है, जस्ट रिवाइज करेंगे। तीसरी रिएक्शन है दैट इज SE। बेटा SE की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या सब्स्टिट्यूशन बाय इलेक्ट्रोफाइल ऑन बेंजीन रिंग, ठीक है।
ऑन बेंजीन रिंग या ऑफ बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग की ये रिएक्शन अब आपको पढ़नी है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है बेटा, एक बारी पहले एक आध रिएक्शन एक्सप्लेन कर देते हैं। ये रही क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन में ये जो Cl है इसके पास लोन पेयर है। इन रिएक्शंस को पढ़ने के लिए पता होना चाहिए इस Cl के पास लोन पेयर है। लोन पेयर वाले ग्रुप प्लस एम होते हैं। प्लस एम यानी मीजोमेरिक इफेक्ट। मीजोमेरिक इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे लगता है, यानी ये लोन पेयर आगे भेजेगा और ये लोन पेयर आगे जाने के बाद ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज डेवलप करते हैं। तो ये पॉइंट आपके दिमाग में होना चाहिए कि हम क्लोरोबेंजीन की रिएक्शंस पढ़ रहे हैं और यहाँ माइनस चार्ज डेवलप होता है। माइनस चार्ज कहां कहां डेवलप होता है? मीजोमेरिक इफेक्ट की वजह से माइनस चार्ज सिर्फ और सिर्फ ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे डेवलप होता है। ठीक है, माइनस चार्ज नेवर डेवलप्स एट मेटा पोजीशन। माइनस चार्ज यहाँ सिर्फ और सिर्फ किस पोजीशन पे आता है बच्चों? ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। दैट मींस अगर कोई इलेक्ट्रो, बोलो सभी हेलोजेंस पे लोन पेयर होते हैं। बेटा रेजोनेंस भी थोड़ी बहुत पढ़ो, इसका मतलब अगर नहीं पता है। रेजोनेंस 5 तरीके की मैंने पढ़ाई है पुराने वीडियोस में। पाई विद पाई, पाई विद लोन पेयर विद वेकेंट ऑर्बिटल, पाई विद वेकेंट ऑर्बिटल, ऐसे करके 5 तरीके की रेजोनेंस है। ये लोन पेयर वाली रेजोनेंस है कि यहाँ लोन पेयर और पाई इलेक्ट्रॉन आपस में मूव कर रहे हैं। ये रहे लोन पेयर, ये रहा पाई बॉन्ड, और ये मैंने मूव दिखाया है। ये लोन पेयर बीच में गए, पाई बॉन्ड इधर आया। अब इसकी वजह से माइनस चार्ज आया। कोई जरूरी नहीं है रेजोनेंस की वजह से माइनस ही आए, प्लस भी आ सकता है, क्योंकि ये तो है प्लस एम ग्रुप। अगर प्लस एम ग्रुप होगा तो माइनस चार्ज डेवलप करेगा, और माइनस एम ग्रुप होगा तो प्लस चार्ज डेवलप करता है। इट डिपेंड्स कि रेजोनेंस कौन सा ग्रुप कर रहा है। अब प्लस एम वाले कौन से होते हैं? ये पूछ रही थी, जैसे क्लोरीन है, इसकी जगह ब्रोमीन होता है, आयोडीन होता है, सर इन सब पे लोन पेयर होता है ना? एक ही ग्रुप के तो होगा ही होगा। क्लोरीन जिस ग्रुप का है उसी ग्रुप का ब्रोमीन है, उसी ग्रुप का आयोडीन है, उसी ग्रुप का फ्लोरीन है। लेकिन हमारे कोर्स में ज्यादा एक्सप्लेन किया है क्लोरीन, इसलिए क्लोरीन बोल रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ Br लिख दूंगा तो इसके पास भी लोन पेयर है, वही काम ब्रोमीन करेगा, वही काम आयोडीन करेगा। सेम बात है क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। हाँ, ये कह सकते हैं कि ब्रोमीन और आयोडीन ये काम और जल्दी करेंगे, क्योंकि ब्रोमीन और आयोडीन का साइज बड़ा होता है, लोन पेयर से अट्रैक्शन और कम है, एंड सो। तो वो जरूर सोचा जा सकता है कि इसमें चार्ज ज्यादा आएंगे। लेकिन ये तो कॉमन सेंस की बात है, अगर नेगेटिव चार्ज है तो मतलब लोन पेयर है तो नेगेटिव चार्ज दोनों ही डेवलप करेंगे। चलिए बच्चों लौट के आते हैं। हम कह रहे थे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन रिंग। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कब होगी? बेटा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहने का मतलब होता है एक इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने आएगा। इस चीज को दिमाग में रखिए, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने आएगा बेंजीन रिंग पे। ये चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए। इलेक्ट्रोफाइल को चाहिए इलेक्ट्रॉन या नेगेटिव चार्ज, जहां चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी वहीं अटैक करेगा। तो पहला पॉइंट तो ये आया, क्योंकि क्लोरीन में प्लस एम इफेक्ट है, इसलिए ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, और इसलिए इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो और पैरा पे ही आता है। तो बेटा ये हुआ पहला पॉइंट कि आज जो हम क्लोरीनेशन पढ़ेंगे वो ऑर्थो और पैरा पे ही ग्रुप जाके लगेंगे। कारण क्या होगा? क्योंकि ऑर्थो और पैरा पे ही इलेक्ट्रॉन ज्यादा दिख रहे होंगे। क्यों दिख रहे होंगे? क्योंकि ये जो हेलोजन लगी है, वट एवर द हेलोजन, लेकिन ये ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन बढ़ा देगा, इसलिए ऑर्थो और पैरा पे अटैक होगा। अब इसमें एक एक्सेप्शनल पॉइंट भी है, मैं बता दे रहा हूं एक्सेप्शनल पॉइंट। बेटा एक्सेप्शनल पॉइंट क्या है? बेटा एक्सेप्शनल पॉइंट ये होता है कि ये वाले ग्रुप यानी क्लोरीन मेनली, ये वाले ग्रुप होते हैं बेटा वीकली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। ये वीकली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स होते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कि ये एक कमजोर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स हैं? कहने का मतलब अगर ये वाली रिएक्शन बेंजीन की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की हम बात कर रहे हैं, एक बेंजीन है और एक क्लोरोबेंजीन है।
और कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने आ रहा हो तो वो इलेक्ट्रोफाइल पहले इस पे अटैक करेगा बाद में इसमें, यानी इनकी रिएक्टिविटी प्योर बेंजीन से कम होती है। और क्योंकि इन्होंने एक्टिविटी कम कर दी इसलिए ये कहलाते हैं वीकली डीएक्टिवेटिंग। अब पॉइंट ये आया कि ये डीएक्टिवेट कैसे कर रहे हैं भाई, कॉमन सेंस है या जितना अभी तक पढ़ा उस हिसाब से तो यही आ रहा है कि इन्होंने माइनस चार्ज डेवलप कर दिया, और अगर माइनस चार्ज किया है तो इलेक्ट्रोफाइल को पहले यहां आना चाहिए। इट इज अ कॉमन सेंस कि जहां माइनस चार्ज है वो ग्रुप एक्टिवेटिंग होते हैं, तो एक्टिवेटिंग होते हैं तो क्लोरीन जब लगी है इलेक्ट्रोफाइल को यहां आना चाहिए। इट इज थ्योरी, बट एक्सपेरिमेंट में ऐसा नहीं हुआ। तब साइंटिस्ट ने इसके लिए दूसरा रूल बना लिया है या दूसरा पॉइंट दिया है, वो ये पॉइंट कि क्लोरीन के पास बहुत ज्यादा माइनस आई भी होता है, और बहुत ज्यादा माइनस आई ग्रुप होने की वजह से यानी ये खुद भी एक तरीके से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये इतने पावरफुल या बहुत ज्यादा लोन पेयर आगे देता नहीं, और क्योंकि ये भी एक तरीके से डेफिशिएंट है और ये भी डेफिशिएंट है तो इन दोनों में रिपल्शन हो रहा है, और इन दोनों में रिपल्शन हो रहा है तो इसीलिए ये इलेक्ट्रोफाइल इस रिंग पे जाने की जगह इस रिंग पे जा रहा है। कहने का मतलब अगर यहाँ रिएक्शन किसी इलेक्ट्रोफाइल की 50 डिग्री पे हो रही है तो यहाँ वही रिएक्शन 51 डिग्री पे होगी, यानी थोड़ी सी मुश्किल से होगी, उससे कम होगी। तो यहाँ पे आज की पढ़ाई में 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। सेकंड पॉइंट भी बेटा पूछा जाने लगा है 12th स्टैंडर्ड में अब, इसलिए आपको ध्यान रखना है। 12th स्टैंडर्ड में पूछा जाने लगा है, मतलब अगर आप लास्ट टू लास्ट ईयर का पेपर देखो, अभी 2 साल पुराना पेपर देखो दिल्ली बोर्ड का, तो उसमें ये वाले क्वेश्चन एकदम क्लियरली मेंशन्ड है। तो मान के चलिए कि सीबीएसई बोर्ड में ये क्वेश्चन, एनसीईआरटी में तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो ये कोई बहुत हायर लेवल नहीं है। आज का पॉइंट है हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑन बेंजीन रिंग। तो पहला पॉइंट आपको कॉपी में ये लिख लेना चाहिए कि क्लोरोबेंजीन जो है वो क्लोरोबेंजीन 3 तरह की रिएक्शन शो करता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, रिएक्शन विद मेटल और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ रिंग। आज ये हम तीसरा पॉइंट करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑन रिंग। उसमें आपकी कॉपी में जरूर लिखा होना चाहिए क्लोरीन हैज प्लस एम इफेक्ट, ये वाला पॉइंट, क्लोरीन हैज प्लस एम इफेक्ट, क्लोरीन का प्लस एम इफेक्ट है। इट इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, देयरफॉर इट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग या इलेक्ट्रोफाइल अटैक एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। तो पहला पॉइंट तो ये है कि रिएक्शन होगी तो ऑर्थो और पैरा पे ही होगी, मेटा पे नहीं होगी। जो भी आप प्रोडक्ट बनाएंगे ऑर्थो और पैरा पे ही। तो पहला पॉइंट आपके दिमाग में या कॉपी में लिख लीजिए, रिएक्शन टेक प्लेस एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। व्हाई? बिकॉज क्लोरीन हैज प्लस एम इफेक्ट, क्लोरीन में प्लस एम है इसलिए रिएक्शन ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। पहले पॉइंट में किसी को कोई दिक्कत पूछो? हाँ पूछो बेटा प्रभा वसु, जल्दी पूछो। लेकिन सर प्लस एम डोमिनेंट होता है या माइनस आई? वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा, बिल्कुल सही सवाल कि प्लस एम और माइनस आई में प्लस एम बहुत ज्यादा डोमिनेंट होता है क्योंकि उसमें कंप्लीट चार्जेस आते हैं और माइनस एम में पार्शियल। तो क्योंकि प्लस एम डोमिनेंट है इसीलिए ऑर्थो और पैरा पे हुई, प्लस एम डोमिनेंट है इसीलिए ऑर्थो और पैरा पे हुई, क्योंकि अगर माइनस आई डोमिनेंट हो गया होता तो ऑर्थो और पैरा पे अटैक ही नहीं करता। प्लस एम डोमिनेंट है बेटा इसलिए ऑर्थो एंड पैरा पे हुई। अब दूसरा पॉइंट ये आता है, अगर प्लस एम डोमिनेंट है तो ये एक्टिवेटिंग ग्रुप भी होना चाहिए, लेकिन यहाँ का माइनस आई कुछ ज्यादा है कंपैरेटिव बाकी ग्रुप से, इसका माइनस आई काफी ज्यादा है, इसलिए ये अटैक और कहां करवा लेता है, प्लस एम के साथ साथ, मतलब होगा तो ऑर्थो और पैरा पे ही, लेकिन जो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल है उसका और इसमें आपस में दोनों का, इलेक्ट्रोफाइल को भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, माइनस आई का भी मतलब इसे इलेक्ट्रॉन चाहिए, इन दोनों के माइनस आई के क्लैशेस की वजह से ओवरऑल रिएक्शन स्लो हो जाती है। तो आपका क्वेश्चन एकदम सही है, क्या ये प्लस एम है? हाँ प्लस एम है। क्या ये पावरफुल प्लस एम है? बिल्कुल पावरफुल प्लस एम है, लेकिन माइनस आई भी है यहाँ, और वो माइनस आई भी काफी पावरफुल है, इसलिए ये वीकली डीएक्टिवेटिंग है। तो 2 पॉइंट आपकी कॉपी में आने चाहिए। पहला पॉइंट, क्लोरीन हैज प्लस एम देयरफॉर ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। दूसरा पॉइंट, क्लोरीन हैज हाई माइनस आई इफेक्ट देयरफॉर वीकली डीएक्टिवेटिंग, हाई माइनस आई देयरफॉर वीकली डीएक्टिवेटिंग। ये 2 पॉइंट। अब और किसी को कोई डाउट जल्दी पूछो।
सर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप वाला नहीं आया समझ में। बेटा डीएक्टिवेटिंग का देखो, कॉमन सेंस लगाओ, एक मिनट कॉमन सेंस लगाइएगा। व्हाट डू यू मीन बाय एक्टिवेटिंग? एक्टिवेटिंग का मतलब क्या होता है कि कोई चीज जल्दी होने लगे, आसानी से होने लगे, एक्टिवेटिंग है। व्हाट इज डीएक्टिवेटिंग? डीएक्टिवेटिंग क्या है? जो काम होना चाहिए जिस स्पीड से, उससे कम होने लगा, दैट इज डीएक्टिवेटिंग। तो ये लगी है क्लोरीन, या ये सिंपल बेंजीन है, और ये लगा है इसमें क्लोरीन, तो क्लोरोबेंजीन है। ठीक है, अब हमने, बल्कि इसको मैं अलग अलग ही बनाऊं तो ज्यादा अच्छा है, मैं इसे अलग अलग बनाता हूं। बेटा ये रहा बेंजीन। मान लो बेंजीन पे कोई रिएक्शन की, जैसे हमने कल परसों पढ़ी थी फ्रीडेल-क्राफ्ट, वो की RX की AlCl3 की प्रेजेंस में, और ये बन गई एल्काइल बेंजीन, और इसका कोई एक टेम्परेचर होगा। लेट सपोज ये वाली रिएक्शन सपोज कर रहे हैं 90 डिग्री सेंटीग्रेड पे चल रही है। अब हमने ये ली क्लोरोबेंजीन जो आज अभी पढ़ेंगे, और इसकी RX से रिएक्शन की, RCl या RX। अब जब RCl से अब रिएक्शन कर रहे हैं वही AlCl3 लेके, तो टेम्परेचर 90 की जगह 95 या 100 लेना पड़ रहा है। यानी पहले जिस टेम्परेचर पे काम हुआ उस टेम्परेचर से ज्यादा पे काम करना पड़ रहा है। या कहने का मतलब ये है, पहले बेंजीन ज्यादा रिएक्टिव थी, आसानी से रिएक्शन दे रही थी, इसके आने के बाद रिएक्शन थोड़ी धीरे हो गई। क्योंकि इसने रिएक्शन थोड़ी धीरे कर दी है, इसलिए इसको वर्ड में हमने कहने लगे हैं डीएक्टिवेटिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डीएक्टिवेटिंग? कि इसके आने से रिंग की एक्टिविटी कुछ कम हो गई। अब थोड़ा बहुत क्लियर हुआ? सर प्लस एम जो होता है वो एक्टिवेटिंग होता है। फिर से बोलो। सर प्लस एम एक्टिवेटिंग ग्रुप के लिए होता है, तो प्लस एम डोमिनेटिंग है, तो फिर एक्टिवेटिंग ग्रुप क्यों नहीं है अगर प्लस एम डोमिनेट कर रहा है तो? ये देखो बेटा, मैंने वैसे समझाया, एक बार फिर समझा रहा हूं। आप दोनों बातें सुना करिए, खाली पहली बात पे रुक जाते हो। ये बात ठीक है, प्लस एम डोमिनेटिंग होता है, प्लस एम इसका बहुत ज्यादा है, लेकिन हम जब पढ़ते हैं पूरी चीजें तो हम एक जनरलाइज पढ़ते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जनरलाइज? इन जनरल प्लस एम इंडक्टिव पे बहुत भारी है। इन जनरल मीजोमेरिक इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट जहां आएंगे मीजोमेरिक से ही काम होगा। इवन यहां पे भी प्लस एम इसका बहुत ज्यादा है, इसलिए ऑर्थो एंड पैरा पे ही आ रहा है। हम ये नहीं कह रहे कि माइनस साइन डोमिनेट हो गया, डोमिनेट नहीं है माइनस साइन, लेकिन प्लस एम थोड़ा सा ही ज्यादा है। मतलब जहां कंपैरिजन हो रहा है प्लस एम माइनस एम में, बाकी किसी और ग्रुप में ये अंतर होता है, प्लस एम बहुत ज्यादा, माइनस एम बहुत कम। इस समय ये थोड़ा सा ऊपर आ गया, थोड़ा। अब ये नेक टू नेक है, मतलब काम प्लस एम की वजह से ही हो रहा है, लेकिन माइनस आई ऊपर आने की वजह से, माइनस आई ज्यादा होने की वजह से, वो जो प्लस एम की पावर है वो पहले से, मतलब बाकियों ग्रुप के मुकाबले थोड़ी सी कम दिख रही है। ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ही, ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन डेवलप भी कर रहा है, लेकिन क्योंकि इसका माइनस आई ज्यादा है, तो माइनस आई का मतलब समझो ना क्या है। माइनस आई का मतलब है ये इलेक्ट्रॉन खींचना चाहता है, और इलेक्ट्रॉन ये भी चाहते हैं, और इन दोनों में आपस में क्या हो रहा है? रिपल्शन। ये मैंने एक दो बारी बताया है वैसे, ये देखिए यहां पे भी बताया है कि माइनस आई का मतलब है ये इलेक्ट्रॉन लेना चाह रहा है, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल और इसमें आपस में क्या हो रहा है? रिपल्शन। और आपस में रिपल्शन होने की वजह से थोड़ी सी पावर कम हो गई, थोड़ी सी पावर कम हो गई, तो ये आ गया वीकली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। हाँ भैया, अब थोड़ा बहुत क्लियर हुए? यस सर। चलो कोई बात नहीं, जैसे नहीं समझ में आया एक बार फिर कोशिश कीजिएगा, एक बार आप बुक्स भी पढ़िएगा। और अल्टीमेटली पता केमिस्ट्री में फिर अगला सेंटेंस में क्या कहा जाएगा? केमिस्ट्री इस मामले में बड़ी अच्छी है। केमिस्ट्री में अगले सेंटेंस में कहा जाएगा एक्सपेरिमेंट किया, ये रिजल्ट मिला, ये एक्सेप्शन मिला, तो एक्सेप्शन याद कर लो। अल्टीमेटली अगर नहीं समझ में आएगा तो ये कहना पड़ेगा, मजबूरी है। बट इसको थोड़ा प्रैक्टिकल भी सोच के देखिए, एक्सपेरिमेंटल सोच के देखिए, आप बिल्कुल सही पहुंच गए हैं, समझ गए हैं। इसका मतलब कि मीजोमेरिक इफेक्ट डोमिनेंट होता है, इंडक्टिव वीक होता है। लेकिन वीक और स्ट्रॉन्ग की एक परिभाषा है। इन जनरल मीजोमेरिक बहुत स्ट्रॉन्ग है, इंडक्टिव बहुत वीक है। इस केस में इंडक्टिव भी स्ट्रॉन्ग है, और लेकिन मीजोमेरिक के ऊपर नहीं पहुंचा है, इसीलिए ऑर्थो और पैरा पे रिएक्शन है। अब बेटा अगर आपको मालूम है रिएक्शन यहाँ कितनी होती है,
बेंजीन रिंग की मेनली 4 या 5 रिएक्शन है। पहले मैं बेंजीन रिंग की बता रहा हूं, फिर सारी की सारी यहां अप्लाई कर देना एक ही स्टेप में, कोई दिक्कत नहीं है। ये है बेंजीन रिंग। पहले मैं बेंजीन पे बता रहा हूं क्योंकि आपने 11th में पता नहीं पढ़ी है नहीं पढ़ी है। ये बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग में क्लोरीन ने अटैक किया बेटा, किसकी प्रेजेंस में? याद आ गया, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, किसी लुईस एसिड की प्रेजेंस में, और ये बन गई क्लोरोबेंजीन, और ये अलग हो गया HCl। ठीक है, बेंजीन के हेलोजिनेशन ऐसे होता है। अब आज क्या पढ़ रहे हैं? आज तो हम क्लोरोबेंजीन पढ़ रहे हैं। तो बेसिकली आज की रिएक्शन क्या हुई? तो बेटा बस इसको अगले स्टेप में देखना है कि ये रहा क्लोरोबेंजीन। बेटा इस क्लोरोबेंजीन की क्लोरीन से रिएक्शन की, वही FeCl3 कैटलिस्ट से आज ये पढ़ रहे हैं, क्या बनेगा। तो बच्चों आपको अगर समझ में आ गया है तो वेरी गुड, नहीं तो आई होप सो ये तो जरूर समझ में आना चाहिए। ऑर्थो और पैरा का मिक्सचर बनेगा, और क्योंकि क्लोरीन में -I बहुत ज्यादा है तो वो इलेक्ट्रॉन खींच लेगा ऑर्थो से। -I डिस्टेंस के साथ कम होता है, पैरा से कम खींचेगा, इसलिए पैरा वाला प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, ऑर्थो थोड़ा कम बनेगा। फिर से देखिए आज की रिएक्शन ये थी हमारी। आज की रिएक्शन क्या है कि क्लोरोबेंजीन, इसका क्लोरीनेशन या हेलोजिनेशन किया, तो प्रोडक्ट कहां बनाने हैं? ऑर्थो और पैरा पे बनाने हैं। ये रहा हमारा कैटलिस्ट लुईस एसिड, इसका काम होगा Cl+ बनाना। ये लुईस एसिड ऑर्थो और पैरा पे रिएक्शन कराएगा। ऑब्वियसली साइड प्रोडक्ट अलग हो जाएगा, जो भी अलग होना है उसकी आप टेंशन मत लो, बैलेंसिंग की टेंशन मत लो, सिंपली प्रोडक्ट समझो क्या बनना है। तो यहाँ प्रोडक्ट क्या बनेगा? यहाँ प्रोडक्ट बनेगा डाइक्लोरोबेंजीन। ऑर्थो और पैरा का मिक्सचर मिलेगा, पैरा ज्यादा मिलेगा। पैरा ज्यादा क्यों मिलेगा? क्योंकि इस Cl में +M था और -I था। +M डिस्टेंस के साथ कम नहीं होता बेटा, यहां जितना +M है उतना ही +M यहां है। +M की वैल्यू बराबर है, लेकिन -I इलेक्ट्रॉन खींचता है, यहां कम खींच पा रहा है, यहां -I ज्यादा है, यहां ज्यादा खींच चुका है। जब इलेक्ट्रॉन यहां से खिंच गए हैं तो इलेक्ट्रॉन कम है, यहां से कम खिंचे हैं तो यहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो ये जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा बच्चों, ये यहां अटैक करेगा, इसलिए पैरा प्रोडक्ट यहां ज्यादा बनेगा। किसी को डाउट हेलोजिनेशन में? क्लियर है तो 1 टाइप करो, डाउट है तो 2 टाइप करो। वेरी गुड। तो हेलोजिनेशन क्लियर है आप लोगों को? बोलो बेटा कोई डाउट? इसमें क्या नहीं समझ में आया? इसमें ऐसा कुछ है नहीं बच्चों समझने वाला। यहाँ एक सिंपल सा है कि ये क्लोरोबेंजीन है, और क्लोरोबेंजीन का काम है सब्स्टिट्यूट, या ये कहें +M इफेक्ट। ये +M दोनों तरफ बराबर है, और -I कहां ज्यादा है? ऑर्थो पे। तो ऑर्थो पे इलेक्ट्रॉन कम हो गए। तो बेटा पहली रिएक्शन हो गई हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन 4 ही रिएक्शन है। पहली रिएक्शन हो गई हेलोजिनेशन, और हेलोजिनेशन में याद रखना है ऑर्थो एंड पैरा डाई डेरिवेटिव बने हैं, और इसमें पैरा वाला डोमिनेंट है। नेक्स्ट हेलोजिनेशन के बाद दूसरा, अब हम डायरेक्ट पढ़ सकते हैं बेटा। दूसरा लेट सपोज अब हम कर रहे हैं इसका नाइट्रेशन। ठीक है, पहला हेलोजिनेशन था, दूसरा नाइट्रेशन। ठीक है बेटा, अगर आप चाहो तो एक ही बार में निपटाना, तो ये है तरीका, लेकिन मैं एक एक अलग लिखूंगा। ये होता है एक ही बार में निपटाने वाला तरीका। क्या है? आपने कहा पहली रिएक्शन है हेलोजिनेशन क्लोरीन और FeCl3 के साथ। क्या क्या बना? एक क्लोरीन यहां और एक यहां, और ऐसे ही एक क्लोरीन यहां और एक यहां, और ये मेजर था। तो ये था हेलोजिनेशन। अब हमने कहा नाइट्रेशन बताइए। तो बेटा नाइट्रेशन में HNO3 आएगा, साथ में H2SO4 आएगा। HNO3 और H2SO4 मिलके NO2 पॉजिटिव बनाते हैं, यानी यहाँ का इलेक्ट्रोफाइल बनाते हैं जो अटैक करता है। तो H2SO4 इंपॉर्टेंट है, ये मत समझना कि H2SO4 से पानी एब्जॉर्ब करता है। यहाँ H2SO4 एक इंपॉर्टेंट रोल है, जैसे यहाँ FeCl3 का रोल था वही। और नाइट्रेशन में NO2 जाके अटैक करेगा, ऑब्वियसली ऑर्थो पे भी करेगा, ऑब्वियसली पैरा पे भी करेगा, और फिर वही पॉइंट
पैरा वाला प्रोडक्ट मेजर होगा। ये प्रोडक्ट मेजर होगा। क्यों भाई मेजर होगा? क्योंकि ये इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल वहां जाएगा जहां नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, नेगेटिव चार्ज पिछले रिएक्शन की तरह पैरा पे ज्यादा है। नाइट्रेशन क्लियर है? बताइए, सबको क्लियर है? वेरी गुड, वेरी गुड। 1 टाइप कर दो यार, बाकी लोग भी, मुझे कहना क्यों पड़ रहा है बार बार? ठीक, 2 बच्चों को क्लियर है, वेरी नाइस। अगला है बेटा सल्फोनेशन, वेरी गुड। अगला है नाइट्रेशन के बाद सल्फोनेशन। कॉमन सेंस है, सल्फोनेशन कौन करता है? कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। और सिंपल भाषा में कह सकते हैं, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जब अटैक करता है तो SO3H अटैक करता है, SO3H। ठीक है, मैंने फोर्स करके बोल दिया है H, क्योंकि ये क्वेश्चन जब भी कंपटीशन में आया आज तक, तो वो जब मैकेनिज्म देखेंगे तो बता देंगे आपको, SO3 वर्ड बोला जाता है वहां। लेकिन यहां समझने के लिए आप ये ध्यान रखेंगे कि ये आ गया आपका सल्फोनेशन में ऑर्थो पे सल्फोनिक एसिड और पैरा पे भी सल्फोनिक एसिड। ठीक है, यहाँ Cl, पैरा पे भी सल्फोनिक एसिड, तो दोनों का मिक्सचर बनेगा ऑर्थो और पैरा का, और पैरा वाला मेजर है। तो ऑर्थो क्लोरोसल्फोनिक एसिड और पैरा क्लोरोसल्फोनिक एसिड का मिक्सचर बना बेटा, जिसमें पैरा क्लोरोसल्फोनिक एसिड ज्यादा थे, तो पैरा क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड ज्यादा बनेंगे। ठीक है, सल्फोनेशन क्लियर है? पहला था हेलोजिनेशन, दूसरा था नाइट्रेशन, तीसरा था सल्फोनेशन। बेटा चौथा है फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन, जो कि कई बार हम 2 तरीके से बोलते हैं, एक फ्रिडल-क्राफ्ट हेलोजिनेशन और या एल्काइलेशन, सॉरी एल्काइलेशन, और एक एसाइलेशन। तो फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन क्या है? RX से अगर रिएक्शन कर दें AlCl3 की प्रेजेंस में, तो ये कहलाएगा फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। यहाँ एल्काइल ग्रुप आया है तो ये एल्काइलेशन, और इसे कह दिया फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। बच्चे फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन में क्या होगा? आई होप सो अब आपको याद है कि ये क्लोरीन अपनी जगह है, ऑर्थो पे एल्काइल मैंने 1 आध दिन पहले आपको पढ़ाई दी है। फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन में कार्बोकैटाइन बनता था, कार्बोकैटाइन स्टेबलाइज होता था, तो प्रोडक्ट याद आया? बेंजीन की प्रोपाइल, नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड से करा दो तो आइसोप्रोपाइल बेंजीन या क्यूमीन बनाई थी, और ये वाला फिगा, तो पैरा वाला प्रोडक्ट यहाँ मेजर बन रहा है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, इसी में एक और कह सकते हैं कि ये RCOCl से करा दें। अरे यार ये रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है ना? अभी मैं इसके क्वेश्चन दूंगा तो आधे कि उन्हें याद ही नहीं आता, अच्छा इसका नाम ये था, तो उनको नाम नहीं याद आता, इसलिए वो अभी मैं आपको बताता हूं कौन सा नाम नहीं। ये है फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। एक्चुअली इस ग्रुप को एसाइल ग्रुप कहते हैं। तो ये ग्रुप यहां आ गया एसाइल, क्राफ्ट एसाइलेशन। RCOCl से रिएक्शन हुई, HCl बेटा अलग हो गया और ये प्रोडक्ट बन गया है। नाउ मैं जो ग्रुप या जो रिएक्शन कह रहा हूं उसकी बात बता दूं बेटा, वो ये कहते हैं कि ये बेंजीन है, बेंजीन से आप बना के एसीटोफिनोन, बेंजीन से एसीटोफिनोन या बेंजीन से बेंजोफिनोन। ये देखा गया है, जल्दबाजी में या अधिकतर बच्चे से छोड़ देते हैं क्योंकि याद ही नहीं आता ये एसीटोफिनोन है क्या। कंपाउंड ये कहलाता है एसीटोफिनोन। बेंजीन के ऊपर COCH3 आना एसीटोफिनोन, और बेंजीन के ऊपर C6H5 आना ये कहलाता है एसीटोफिनोन। ये चीज है, ये है बेंजोफिनोन। और कॉमन सेंस है, अब रिएक्शन में कोई दिक्कत नहीं है आपको। CH3 COCl से मिलेगा, और अगर आप C6H5 COCl से करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3 एसिड हो,
तो बेंजोफिनोन बनेगा। तो ये बेंजीन से मैंने दिखा दी है रिएक्शन, क्लोरोबेंजीन से भी हो सकती हैं या और किसी से भी हो सकती हैं। तो ये हुई आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज। या सर वीडियो ब्लर आ रही है। इसी में देख लो यार, क्यों मैं दोबारा लिख रहा हूँ, ठीक है। ये हुई केमिकल प्रॉपर्टीज। बोलो, पूछो पूछो। सर वीडियो पॉज हो रही है। पूछ रहा था कोई बच्चा? चलिए ठीक है। तो ये नाइट्रेशन, सॉरी नाइट्रेशन वर्ड बोल गया। सबसे ऑर्थो पैरा का मिक्सचर मिला, मेजर पैरा, फिर नाइट्रेशन, ऑर्थो पैरा का मिक्सचर, मेजर पैरा, फिर सल्फोनेशन, ऑर्थो पैरा का मिक्सचर, पैरा क्लोरोसल्फोनिक एसिड। ऐसे ही एल्काइलेशन, ऑर्थो पैरा का मिक्सचर आया होगा, एल्काइल हम यहाँ कहते हैं एसाइलेशन। तो ये भी ऑर्थो पैरा, जल्दी बोलो लेकिन। सर लास्ट वाली फिर से समझा दीजिए। बोलो बेटा, आवाज नहीं आई मेरे पास। जो भी बच्चा है आवाज नहीं आई, छोड़ो। सर वीडियो ब्लर आ रही है। सिग्नल नहीं आ रहे आप लोगों की तरफ या? हाँ अब बोले ना, एक मिनट चेक कर लेता हूँ। एक मिनट जरा मैं वीडियो चेक कर लूं। सकता है ब्लर आ रही हो। तीन कनेक्शन हो गए इस समय, 3 क्या 4 कनेक्शन हो गए। एक तो जियो फाइबर का है, जियो फाइबर का 5G और 4G अलग अलग दे रहा है, पता नहीं क्या है। इससे पहले डेन लगवाया था, एयरटेल जो अपना वो है, तो कभी कोई कनेक्शन ऑटोमेटिक लग जाता है, 1 मिनट के लिए फाइबर जाता है, कोई दूसरा लग जाता है। आई होप सो अब वीडियो सही आ रही होगी, बताइए। ओके, एक बच्चे ने कहा लास्ट रिएक्शन फिर से बता दो। भैया लास्ट रिएक्शन कहने का मतलब क्या है, बताइए ना, कौन सी लास्ट रिएक्शन? बेटा लास्ट रिएक्शन आपने तो कह दिया, आप लास्ट रिएक्शन बताइए, कौन सी लास्ट रिएक्शन? फ्रिडल-क्राफ्ट या एसाइलेशन, एल्काइलेशन, बेंजीन से बेंजोफिनोन, कौन सी लास्ट है आपके हिसाब से, है ना? एसीटोफिनोन वाली। अच्छा बेटा, एसीटोफिनोन वाली रिएक्शन में ये वैसे तो लिखा है कि ये रही बेंजीन, ये रहा FeCl3, और ये अगर मैं इसे फिर से बता रहा हूं तो कुछ तो और बताऊं, तो ये रहा बेटा CH3COCl, ठीक है, इसे कहते हैं एसिड क्लोराइड। इसकी रिएक्शन FeCl3 से होती है, पहला स्टेप, और ये बन जाता है FeCl4- और साथ में CH3CO+। ये अटैकिंग रिएजेंट है, ये इसका इलेक्ट्रोफाइल है, मतलब मैं आपको मैकेनिज्म बता रहा हूं। बेटा जरा ध्यान रखना, यही रिएक्शन ये कंपाउंड भी देगा। इट इज कॉल्ड एज एसिड एनहाइड्राइड। अगर कभी एसिड क्लोराइड से कोई रिएक्शन हो रही है तो एसिड एनहाइड्राइड से भी होती है, तो इसका भी इंटरमीडिएट यही आता है CH3CO+, ये अटैक करता है। बाकी जो भी ग्रुप है वो उसके साथ चला गया, फिलहाल CH3CO+ ही आएगा। और अब आप इसमें, ये बेंजीन रिंग है, इसमें क्लोरीन लगा है, जब इसकी रिएक्शन इससे कराएंगे तो ऑब्वियसली ये ग्रुप वहां जाएगा जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा दिखे, इसे इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये ग्रुप यहाँ पैरा पोजीशन पे चला जाता है, और पैरा पे जाने के बाद H निकल जाएगा। अगर आपने इससे रिएक्शन कराई है तो HCl अलग हो जाएगा, इससे रिएक्शन कराई है तो एसिटिक एसिड अलग हो जाएगा। तो एक ही बात है, चाहे एसिड एनहाइड्राइड से कराएं चाहे इससे। चलिए चेक करिए, और कोई डाउट है तो जल्दी पूछिए, जल्दी पूछिए, नहीं तो मैं अगले पॉइंट पे आऊंगा। ठीक है बेटा, अगला पॉइंट है हमारे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, उन पे हमें आना है।
आज वर्ड में खोल के देखते हैं, शायद वर्ड ज्यादा इजी है। बेटा अब हमें यहाँ पे एक सेकेंड है, यस तुम तो हट ही जाओ यार। ओके 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 तुम भी हटो। अब इससे ज्यादा ये ओपन हो नहीं रहा शायद फिलहाल। ठीक है, चलिए बेटा अभी हम इसको बाद में देखेंगे। अब मेन पॉइंट पे आते हैं हम। पेज नंबर है शायद इसका काफी आगे है 15-16। अब इसमें मुझे पेज नंबर डायरेक्ट करना नहीं आते, ऐसे मैं करके दिखा रहा हूँ आपको। अबे रुक जा यार। तो बच्चों ये रहा क्वेश्चंस का स्लैब। नाउ वी आर गोइंग टू अटेम्प्ट दिस। अब यहां तक चैप्टर हमारा हो चुका है, ये बचा है खाली पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स, यानी ये रटने वाले 2-4 टॉपिक बचे हैं। उन रटने वाले टॉपिक्स को अभी मैं आपको थ्योरी में भेज दूंगा या दिस वन। अब बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे आ रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। पहला मैं चाहूंगा ये क्वेश्चन नंबर 19 दिस वन, ठीक है। ये 19 क्वेश्चन अगर आपको दिख रहा हो, चलिए पहले इसकी इमेज ले लें या पहले इमेज जूम कर दीजिए। हाँ जूम कर दिया, इतना दिख रहा है और जूम करूं? थोड़ा और कर दीजिए सर। इसको इससे भी ज्यादा जूम की जरूरत है सर? सही है सर, ठीक। अब चलेगा? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 नहीं भी दिख रहा है कोई टेंशन नहीं है, मैं इसे बताने ही जा रहा हूं बेटा। इट इज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहां से आपको असलियत में पता लगेगा कि ऑर्गेनिक में स्कूल टीचर या एग्जामिनर क्या चाहता है। पहला क्वेश्चन है कन्वर्जन प्रोपीन टू 1 प्रोपेनॉल बनाना है। प्रोपीन टू 1 प्रोपेनॉल, ठीक है। बनाना शुरू करें आप लोग। प्रोपीन टू 1 प्रोपेनॉल। देखो बच्चों ये होता है प्रोपीन, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इसे कहते हैं प्रोपीन। और बनाना क्या है? 1 प्रोपेनॉल। ये है 1 प्रोपेनॉल CH3CH2 CH2OH, ये है 1 प्रोपेनॉल। कैसे बनेगा? पहले हम इस चैप्टर से आपको समझा रहे हैं कैसे बनेगा ऑब्वियसली, फिर हम वैसे बताएंगे जो इजी तरीका है। इस चैप्टर का तरीका ये है कि प्रोपीन पे HBr डाल दीजिए। HBr के साथ पर ऑक्साइड या पूरा लिखेंगे बेंजोइल पर ऑक्साइड ऐड करिए और एंटी मार्कोनिकॉफ से वाटर ऐड हो जाए, सॉरी HBr ऐड होगा। और एंटी मार्कोनिकॉफ से HBr ऐड होने के बाद ब्रोमीन आ गया किनारे पे। अब जब ब्रोमीन किनारे पे आ गया, इसे हटाना है और इसे हटाने के लिए अब यहां एक्वस KOH डालेंगे। आपको याद होगा ना एक्वस KOH से Br या हेलोजन हटके OH आ जाता है, तो ये अल्कोहल तैयार हो गया। इस चैप्टर के हिसाब से ऐसे बनाना है। तो क्योंकि हमने एल्काइल हैलाइड पढ़ा है तो हम एल्काइल हैलाइड के हिसाब से बता रहे हैं। सेकेंड तरीका जिनका 11th थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, बेस स्ट्रॉन्ग है, 11th में थोड़ा ज्यादा पढ़ा है, व्हाटएवर, नहीं भी पढ़ा तो अगले चैप्टर में आ जाएगा वो गारंटेड। तो जब आपके पास एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा, एग्जाम में अगर ये कन्वर्जन आया तो 90% या 70-60% बच्चे इस तरीके से नहीं करेंगे, आई एम श्योर, क्योंकि उन्हें ये वाला तरीका ज्यादा इजी लगता है। ये मैं आपको पढ़ाऊंगा क्यों, अभी समझ में आ जाएगा। ये है HBO रिएक्शन। HBO, व्हाट इज HBO? ट्राई एल्काइल बोरॉन से इसकी रिएक्शन की गई, ठीक है। किससे कर रहे हैं? अरे यार इसका रबर कहाँ है? ये, ठीक है। इसकी रिएक्शन की जाएगी ओके बेटा, इसकी रिएक्शन करेंगे B2H6 से, और B2H6 से रिएक्शन पहले स्टेप में और दूसरे स्टेप में H2O2 एंड NaOH ऐड करेंगे और फाइनल प्रोडक्ट बनेगा 1 प्रोपेनॉल, यानी ओवरऑल एडिशन ऑफ वाटर बाय एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। इस पूरी रिएक्शन में एडिशन ऑफ वाटर हो रहा है बाय एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, तो ये रिएक्शन एक स्टेप में हो गई। तो कॉमन सेंस है एल्कीन, सॉरी कॉमन सेंस है, जब अल्कोहल चैप्टर में पढ़ेंगे अगला चैप्टर, तो अल्कोहल में हम ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ेंगे ही। इट इज नोन एज HBO, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन, और ये फेवरेट रिएक्शन है
कॉम्पिटिटिव लेवल की भी, कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन क्या है। एक तो बोलने में अच्छा लगता है, और जो बच्चे 11th में मुझसे पढ़े उन्हें याद आ रहा होगा कि जब हमने HBO वर्ड बोला था तो पहला वर्ड हम बोलते थे हॉलीवुड बॉक्स ऑफिस, फिर बाकी लोग अपनी अपनी फुल फॉर्म बताने लगते थे। व्हाटएवर, ये HB पेंसिल नहीं है, HBO रिएक्शन है, और HBO रिएक्शन में ओवरऑल एल्कीन में वाटर ऐड हो जाता है बाई एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। अब आ जाओ सेकंड में। पहले रिएक्शन में किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछे, पहले रिएक्शन में कोई डाउट है तो पूछो। सेकंड वाली बता दीजिए, वो V2H। बेटा वो तो अगले चैप्टर में मैं आपको बताऊंगा, बेफिक्र हो जाइए, क्योंकि वो मैकेनिज्म से बताना पड़ेगा। वो 11th की रिएक्शन है, वो अलग से बताई जाएगी, इसमें तो मैंने आपको बस लिख के दिखाई है। और कोई डाउट नहीं। दूसरा है इथेनॉल टू 1-ब्यूटाइन। बेटा इथेनॉल से 1-ब्यूटाइन कैसे बनेगा? तो बच्चों इथेनॉल से 1-ब्यूटाइन बनाने के लिए, ठीक है, अच्छा, लॉन्ग प्रेस टू ऐड पेज विद डिफरेंट बैकग्राउंड, लॉन्ग प्रेस, देखें कौन सी डिफरेंट बैकग्राउंड आ रही है। अच्छा, तुम भी हरी बैकग्राउंड में आओ। चलो अब बेटा इथेनॉल से 1-ब्यूटाइन था, सॉरी बेटा, ये अगर आपको रिएक्शन याद आ गई कि ये है इथेनॉल, और मैंने इसकी PCl5 से रिएक्शन की, और PCl5 से रिएक्शन करने के बाद ये बन गया इथाइल क्लोराइड, और अब मैंने रिएक्शन कर दी इसकी CH ट्रिपल बॉन्ड CNA से, शायद याद आ रही हो सोडियम एल्केनोलाइड या एसेटालाइड से की है, तो ये Na और ये Cl अलग हो गए, और ये आ गया बेटा C2H5C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये बन गया 1-ब्यूटाइन। यानी एक तरीका हमने पढ़ा था लोअर एल्काइन से हायर एल्काइन बनाने वाला, ये 11th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है और इस यहाँ पे भी पढ़ा था। आई होप तो मुझे याद आ रहा, मैंने आपको पढ़ाया है एल्काइल हैलाइड की जब सोडियम एल्केनोलाइड से रिएक्शन करते हैं तो ये NaX हट जाता है और ये एक हायर एल्काइन बन जाती है। ये वही मेथड हमने यूज किया है। तो हमने एल्काइल हैलाइड इसका बना लिया, फिर रिएक्शन करा दी। बुक वाले इसका उल्टा कहते हैं तो उनकी भी मान लेते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है, हम बुक वालों को भी नाराज नहीं करना चाहते, उनकी भी मान लेते हैं। क्या है बुक वालों का कहना बच्चों? बुक वाले कहते हैं कि ये जो अल्कोहल है ना, इसे एल्काइन बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। उनका कहना है इसे एल्काइन बना लो, और एल्काइन बनाने के बाद मतलब इसको अल्कोहल को इसमें चेंज कर लो। वो कहते हैं अल्कोहल को इसमें चेंज कर लो और बाद में कहीं से C2H5Cl लाके रिएक्ट करके बना दो। बात एक ही है, बोथ आर सेम। चाहे अल्कोहल को इसमें चेंज करके ये केमिकल बाहर से ले लें या अल्कोहल को इसमें चेंज करके ये ले लें, अल्टीमेटली इन दोनों की रिएक्शन से ही एल्काइन बननी है। एनी डाउट? जल्दी पूछो, नहीं तो अगली रिएक्शन पे आ जाऊंगा। दोबारा बता दीजिए। दोबारा बता देते हैं। ये लिखा है हमारा इथाइल अल्कोहल जो क्वेश्चन में था, और इसमें कहा गया इथाइल अल्कोहल को चेंज करिए 1-ब्यूटाइन में। तो हमने कहा इथाइल अल्कोहल को किसी ऐसे कंपाउंड से रिएक्ट कर दो, जैसे इस बारी मैंने थोड़ा चेंज कर दिया, PCl5 की जगह HClZnCl2, और ये HClZnCl2 से क्लोराइड बन गया। और इस क्लोराइड बनने के बाद हमने इस क्लोराइड से एल्काइन बनाना है, ट्रिपल बॉन्ड लाना है। तो एल्काइल हैलाइड चैप्टर में ट्रिपल बॉन्ड की रिएक्शन कौन सी पढ़ी है? तो हमने ये रिएक्शन पढ़ी है। और अगर हम ये NaCl यहां से हटा देंगे तो ये आ जाएगा CH3CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, अलग हो गया NaCl, तो ये 1 एल्काइन बन गई। बोलो बच्चों, अब क्लियर? यस। बाकी अब सीधा लिख दो, 1 लिखेंगे तो क्लियर। वेरी गुड, चलिए। अच्छा पहले लिख दिया था, वेरी गुड। तीसरे पे आते हैं बेटा। तीसरा है 1 ब्रोमोप्रोपेन टू 2 ब्रोमोप्रोपेन। तो बेटा 1 ब्रोमोप्रोपेन टू 2 ब्रोमोप्रोपेन कैसे आएगा? ये है प्रोपेन जिसमें 1 पे लगी है ब्रोमीन,
अरे भाई आई होप सो, समझ गए। ये लियो अल्कोहल KOH, अल्कोहलिक KOH। अल्कोहलिक KOH का काम क्या होता है? डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करना। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन में क्या होता है? यहां से हेलोजन निकली है, पड़ोसी से हाइड्रोजन, एक HBr निकलने के बाद डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड आने के बाद, यार ये मिट क्यों नहीं रहा? ठीक है अभी मिटाते हैं। डबल बॉन्ड आने के बाद फिर HBr ऐड करिए, ठीक है। अब की HBr बेटा काहे से ऐड करना है? मार्कोनिकॉफ से। और अगर इसे मार्कोनिकॉफ से HBr ऐड करना है तो बिना परऑक्साइड लिए ध्यान से ऐड कर दो। Br यहां आ गया, तो 1 से 2 ब्रोमो आ गया। पहले 1 ब्रोमो था, फिर 2 ब्रोमो बन गया। कोई डाउट पूछो। सर ये DHH मतलब डीहाइड्रोहेलोजिनेशन है? हाँ जी, DHH डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। मतलब वो तो मैंने बस लिख दिया, कोई नेम थोड़ी, मतलब नेम रिएक्शन थोड़ी है ये तो। इसमें ओवरऑल प्रोसेस क्या हुआ है वो है। ये एक एलिमिनेशन है, मैंने पढ़ाया है। E1 मैकेनिज्म होता है, क्योंकि E2 मैकेनिज्म होता है, इसलिए लिख दिया है। और कोई डाउट? कोई डाउट नहीं, वेरी गुड। नेक्स्ट अगला है टोलीन टू बेंजाइल अल्कोहल। अब ये वाले जो क्वेश्चन आते हैं ना बड़े सरल होते हैं, बहुत सरल। बट द प्रॉब्लम इज दैट कि बच्चा ये जानता ही नहीं है टोलीन है का, है ना, उसे ये पता ही नहीं है टोलीन क्या है। ये भैया ये बोर्ड आगे काहे कैसे बढ़ेगा? ये बोर्ड आगे कैसे बढ़ेगा? ये वाला बोर्ड देखें, ये तो कलर दे रिया है, ये भी कुछ और दे रिया है। छोड़ो, अगली स्लाइड देख लो। तो टोलीन टू बेंजाइल अल्कोहल आपके पीले बोर्ड पर पढ़ाऊंगे। टोलीन टू बेंजाइल अल्कोहल ये होता है, ये होता है टोलीन। और बेंजाइल अल्कोहल क्या होता है? जे होवे बेंजाइल अल्कोहल। तो कैसे बनेगा ये? बहुत ही सरल है। अगर आपको याद आ गया कि यहां का H हटके पहले Cl आ जाए तो ये कहलाएगा बेंजाइल क्लोराइड, और बेंजाइल क्लोराइड एक्वस KOH के साथ अल्कोहल बना देता है। अब पॉइंट आया कि बाहर Cl कैसे आएगा? अरे बच्चों ठीक से याद रखना, क्लोरीन एंड सनलाइट, क्लोरीन एंड सनलाइट। अगर तुमने क्लोरीन एंड कैटलिस्ट ले लिया FeCl3, गड़बड़। FeCl3 लेते ही ऑर्थो और पैरा पे रिएक्शन हो जाएगी, तो FeCl3 नहीं लेना है, सिर्फ क्या लेना है? क्लोरीन एंड सनलाइट। एनी डाउटे? बोलो, दोनों स्टेप में किसी में डाउट? नो डाउट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है, वेरी नाइस। अच्छा बच्चों, ये मैं आपको पहले बता दूं, ये वाले जो क्वेश्चन चल रहे हैं ना, बस इन पे फोकस कर लो। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें ये फोकस मतलब ये वाले क्वेश्चंस भी नहीं आ रहे होंगे, हार्डली मैटर। जिनको नहीं आ रहे उनसे कह रहा हूं स्पेशली, तुम चुपचाप ये वाले क्वेश्चन ढंग से समझते जाओ। और चांस की बात है, ये 20, 25, 30 क्वेश्चन के बाद तुम्हें पूरी केमिस्ट्री में, मतलब आगे आने वाली केमिस्ट्री में भी लगेगा अरे यार ये तो पढ़ चुके हैं। मतलब आप इसमें क्या अल्कोहल पढ़ रहे हो तो अल्कोहल चैप्टर में ये क्वेश्चन फिर आएगा, तब आपको लगेगा अरे यार ये तो पढ़ा हुआ है। और जैसे अभी मैंने एक बार ही लिखा था, एक बच्चे ने कहा भी था इसका मतलब क्या है, तो उसके लिखने के पीछे रीजन था डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। आगे भी डीहाइड्रोहेलोजिनेशन कई बार आएगा, तो उस समय ये रिएजेंट यही काम करते हैं। मतलब अल्कोहलिक KOH जब भी आएगा वो यही करेगा, एक्वस KOH जब भी आएगा वो यही करेगा। तो ये रिपीट होने पे आ गया है, इसीलिए इन 20 क्वेश्चन या इस ऑब्वियसली 30 से ऊपर ये क्वेश्चन है यहाँ पे एनसीईआरटी में, 20 यहाँ है और 10 पिछले पेज पे इसके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आपको ये समझ में आए ना आए, डेली कम से कम 2 बारी 1 बारी इनकी प्रैक्टिस कर लो। ये 20-30 क्वेश्चन की प्रैक्टिस, मतलब कायदे से, ये नहीं कि टोलीन से बेंजाइल अल्कोहल बनेगा तो बन जाएगा हम कर लेंगे ना। लिख के देखिए, लिखने के बाद चेक करिए, और एक भी कहीं H गलत लगाया तो काट दीजिए, एक भी H का नंबर इधर उधर कर दिया तो गलत है। अगला है बेंजीन टू 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। वेरी गुड क्वेश्चन, बेंजीन टू 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। बच्चों ये चीज कहलाती है बेंजीन।
और बच्चों ये चीज कहला रही है 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। अगर दिमाग चल गया हो तो आज की पढ़ाई ही है पैरा पोजीशन पे ही नाइट्रो लाना है। तो भैया पहले हेलोजिनेशन कर दो ब्रोमीन एंड FeCl3 से, हेलोजिनेशन करके पहले ब्रोमीन ले आओ। अच्छा बेटा अगर पहले ब्रोमीन की जगह नाइट्रो ले आते तो क्या होता? अधिकतर का दिमाग चल जाना चाहिए। अगर पहले नाइट्रो आता तो नाइट्रो तो मेटा डायरेक्टिंग है, और अगर वो मेटा डायरेक्टिंग है तो बाद का प्रोडक्ट मेटा पोजीशन पे बनने लगता। इसलिए यहां पहले हेलोजन लानी पड़ेगी क्योंकि वो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है, और मेजर प्रोडक्ट पैरा वाला बनाना है, बन जाएगा। बताओ बेटा इस क्वेश्चन में किसी को दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, वेरी सर यहाँ पे हीट क्यों नहीं कराई? FeCl3 बोलो। सर यहाँ पे FeCl3 लिखा है ना आपने, हीट क्यों नहीं कराई जैसे ऊपर करा था सनलाइट के प्रेजेंस में? बेटा आप भूल जाते हो, चलो फिर बताता हूं। ये रिएक्शन मैं दोबारा ही बताता हूं बच्चों। ओह, ये वाला पॉइंट याद रखिए बेटा। कौन सा पॉइंट याद रखना है आपको बेटा? ये पॉइंट याद रखिए, ये है बेंजीन की रिंग। बेंजीन की रिंग में अगर आपने क्लोरीन से रिएक्शन की है सनलाइट की प्रेजेंस में, तो ये बनते हैं CHCl CHCl। इसका नाम है हेक्साक्लोरोबेंजीन या साइक्लोहेक्सेन, इसे 666 गैमेक्सीन लिंडेन कहते हैं। अगर आपने क्लोरीन और FeCl3 लिया है तो ये सब्स्टिट्यूशन कराता है, और इसका फॉर्मूला है C6H5Cl। ये है C6H6Cl6, ये था C6H6। मतलब यहां से यहां आते समय 6 की 6 क्लोरीन जुड़ी थी, जबकि यहां आते समय एक HCl अलग हुआ है, यानी ये सब्स्टिट्यूशन है। तो FeCl3 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराता है, जबकि क्लोरीन, जब क्लोरीन बेंजीन से होती है तो एडिशन हो जाती है। अगला पॉइंट क्या था कि अगर यही काम टॉलीन में होगा तो क्या करें? तो टॉलीन में ये वाली पोजीशन बेंजाइलिक पोजीशन है, और बेंजाइलिक पोजीशन में अगर आपने हेलोजन एट हाई टेम्परेचर 600 डिग्री सेंटीग्रेड या सनलाइट लेते हैं तो एलाइलिक पोजीशन का H हटके Cl आता है, और एलाइलिक पोजीशन पे रिएक्शन होती है। अगर आपने यहाँ क्लोरीन के साथ कैटलिस्ट ले लिया तो कैटलिस्ट एक इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूसर है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल यानी Cl बनाएगा Cl+, और अगर ये Cl+ बना है तो ये ऑर्थो और पैरा पे रिएक्शन कराएगा, और पैरा वाली रिएक्शन ज्यादा ऑर्थो और पैरा पे कराएगा, एक बारी ऑर्थो पे एक बारी पैरा पे। ये टॉलीन है तो ऑर्थो और पैरा के प्रोडक्ट बनेंगे। जो भी लिया आपने, क्लोरीन लिया तो क्लोरीन बनाओ, सॉरी ब्रोमीन लिया तो ब्रोमीन बनाओ, ये था। तो ये याद रखिए, कैटलिस्ट बदलने से कंडीशंस बदल जाती हैं। अब आप जो कह रहे थे उसे फिर से देखिए, शायद ये पन्ना था, नहीं ये पन्ना था, नहीं ये पन्ना था। अब आप देखिए शायद समझ में आ जाए। अगर टॉलीन आपने लिया है और क्लोरीन और सनलाइट लिया है तो बेंजाइलिक पोजीशन पे रिएक्शन होगी, बेंजाइलिक या एलाइलिक। और ये वाला क्वेश्चन अगर आपको याद आ जाए, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको एक बारी पहले ऐसे कराया है कि ये एक एल्कीन है और इस एल्कीन की क्लोरीन से कर दो इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो सनलाइट की प्रेजेंस में एडिशन नहीं होता, सनलाइट की प्रेजेंस में एलाइलिक या बेंजाइलिक पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन होता है। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं पहले। तो ये वाली पोजीशन बेंजाइलिक है, यहां सब्स्टिट्यूशन करना है, ठीक है। काहे नहीं हिल रहे, ठीक, वेरी गुड। चलो अगला है बेंजाइल अल्कोहल टू 2-फिनाइल इथेनोइक एसिड। सर बेंजाइल, हाँ बोलो। सर फिजिक्स का बैच है 4-5 से। 4 से 5 से? सर 4:05 से। समझ गया था बेटा, मैं वैसे ही कह रहा था। क्या 4-5 हो गया है क्या अभी? अच्छा सर। अभी टाइम क्या हुआ ये तो बताओ। 4:10।
तो पहले बता देते बेटा। वैसे मतलब अच्छी बात है आप रिकॉल कर रहे हो, लेकिन हम तो रिकॉर्डिंग दे ही रहे हैं यार, बाद में 5 मिनट देख लेना। चलिए कल हम इसे कंटिन्यू करेंगे रिएक्शंस को, और 4:15 से मेरा एक और बैच चल भी रहा है, वैसे भी मेरा ही बैच है। तो जो बच्चे फिजिकल केमिस्ट्री या काइनेटिक्स रिवाइज करना चाह रहे हैं उसमें आ जाइए। एक हेडिंग हो चुकी है पिछले 2 या 3 दिन में, रेट। आज की हेडिंग रेट कांस्टेंट है। वैसे मैं मैम से कह दूंगा कल से वो आपके ग्रुप में भी, उस ग्रुप के टॉपिक आपके ग्रुप में भी डाल देंगे, जिससे कि आपने अगर वो टॉपिक करना हो तो आप भी उस बैच में आ जाएं या उसकी रिकॉर्डिंग ले लें। ओके ओके, हैव ए नाइस टाइम, बाय।